बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे और हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा वीडियो है VRM सेक्शन, कंप्लीट VRM सेक्शन की आजकल के जो मदरबोर्ड आ रहे हैं i4, i5, जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड यानी 4th जनरेशन के मदरबोर्ड जो है उनमें एक CPU को चलने के लिए कौन कौन सा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और इससे क्या क्या दिक्कत आता है, इसी के बारे में हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या एसी पीसीबी चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अभी जो लेटेस्ट वाला आ रहा है आपका जो मदरबोर्ड, उसको चलने के लिए सीपीयू को सिर्फ ऑपरेट होने के लिए 5 से 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले वाला जो मदरबोर्ड था हब आर्किटेक्चर, उसमें सीपीयू को चलने के लिए मोस्टली 2 वोल्टेज की ही जरूरत होती थी। पहला आपका VTT और दूसरा आपका सीपीयू ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी जिसको कोर वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो लेटेस्ट वाले आ गए उनमें थोड़ा सा अपग्रेड हुआ क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं लोड ज्यादा होता है और अलग अलग तरह के स्पीड वगैरह मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हम इसमें अलग अलग वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें कंप्लीट VRM सेक्शन को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस सेक्शन को कहां से वोल्टेज कैसे जाएगा और कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 नंबर में जो सप्लाई, ये जो है हमारा पूरा कंप्लीट VRM सेक्शन का है। ये है 4 पिन ATX कनेक्टर। उसके बाद यहां से जो नीचे हम चलते हैं तो ये है इनपुट कॉइल और इनपुट कैपेसिटर। देखिए इनपुट कॉइल और इनपुट कैपेसिटर जो है कंपलसरी नहीं है। किसी मदरबोर्ड में इनपुट कॉइल होगा, किसी में इनपुट कॉइल नहीं होगा, बाकी कैपेसिटर 100% उसमें लगा होगा क्योंकि फिल्टर के लिए कैपेसिटर जरूरी है। जैसे कि अगर आपको दिखा दें तो ये जो मदरबोर्ड है ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका 4 पिन ATX कनेक्टर, ये हो गया छोटा वाला कॉइल इनपुट कॉइल। इनपुट कॉइल हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखिएगा कि इनपुट कॉइल हमेशा एक होगा, आउटपुट ज्यादा होगा। आउटपुट कैसे ज्यादा होगा कि VRM सेक्शन में जितने पेयर लगे होंगे, पेयर यानी जितने फेस, उसको फेस भी बोला जाता है, पेयर भी बोला जाता है, यानी जितने मेन और सपोर्टिंग मोस्फेट लगे होंगे उतना आउटपुट कॉइल इसमें आपको लगा होगा। जैसे ये बोर्ड है तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फेस लगे हैं यानी 6 पेयर लगे हैं, यानी 6 दूनी 12 मोस्फेट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कॉइल इनपुट वाला एक ही होगा, आउटपुट वाला हर पेयर के साथ एक होगा। कैपेसिटर की संख्या आउटपुट पे बढ़ जाएगी। इनपुट में कैपेसिटर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका 16 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे हमेशा लगा होगा। तो VRM सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिससे मोस्टली जो दिक्कतें आती हैं नो डिस्प्ले का। पहला जो है प्रॉब्लम इसमें नो डिस्प्ले का आता है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है शॉर्टिंग का आता है, तीसरा जो है इसमें हैंग का आता है, चौथा इसमें प्रॉब्लम डेड का आता है। 4 प्रॉब्लम VRM सेक्शन से कॉमन है कि ये आएंगे ही आएंगे और मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आता है VRM सेक्शन में शॉर्टिंग का सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। ज्यादातर इसके मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड पे जो आपका प्रोसेसर है लोड के हिसाब से वो क्या करता है, एम्पियर कंज्यूम करता है। जब एम्पियर का लोड पड़ता है तो मॉसफेट क्या करता है, फास्ट स्विचिंग करने की वजह से शॉर्ट हो जाता है, हीट होकर शॉर्ट हो जाता है, तो या उतना एम्पियर नहीं दे पाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। अब शॉर्ट हो गया तो पहला कंडीशन प्रॉब्लम कि ये डेड हो गया, ये चालू नहीं होगा। चालू अभी कैसे पता करेंगे कि VRM सेक्शन का ही प्रॉब्लम है? तो देखिए मदरबोर्ड अगर आपके पास है तो 4 पिन ATX कनेक्टर में SMPS का कनेक्टर लगा के मदरबोर्ड को ऑन करेंगे तो चल जाएगा, पर जैसे ही 4 पिन ATX में कनेक्टर लगाएंगे ऑन करेंगे ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑन नहीं होगा। इसको जैसे निकालेंगे फिर पावर बटन प्रेस करेंगे आपका मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। इससे 100% श्योर हो जाता है कि प्रॉब्लम आपका सिर्फ VRM सेक्शन का है और किसी सेक्शन का नहीं है। तो ये तो डेड का कंडीशन हो गया। अब ये शॉर्ट हो रहा है, जैसे लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होता है तो डेड हो गया। कस्टमर के लिए आपका ये डेड है, आपके लिए क्या है, ये शॉर्टिंग है। ठीक है, कस्टमर तो कितना भी पावर बटन ऑन करेगा ऑन नहीं होगा क्योंकि शॉर्टिंग है। अब ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम है। और शॉर्टिंग होगा कहां,
तो VRM सेक्शन में 90% प्रॉब्लम जो है ये मॉसफेट का होता है जी। 90% प्रॉब्लम मॉसफेट शॉर्ट होता है। उसके बाद कैपेसिटर हो गया या आईसी हो गया या ड्राइवर आईसी लगा है, फेस ड्राइवर आईसी लगा है तो उनका हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा इसको हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि जो लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड हैं, जैसे कि आपका H61 हो गया, H61 के ऊपर यानी 4th जनरेशन के ऊपर वाले मदरबोर्ड, उसमें सिर्फ प्रोसेसर को चलने के लिए 4 वोल्ट की जरूरत चाहिए, सॉरी 6 वोल्ट की जरूरत चाहिए। कौन कौन सा? तो पहला जो है आपका PCH कोर, सबसे पहले जो सप्लाई बनता है PCH कोर बनता है। इसके बाद सप्लाई बनता है CPU VTT सेक्शन का, ये है दूसरा नंबर, CPU VTT सेक्शन का सप्लाई बनता है। उसके बाद तीसरे नंबर में इसी से सप्लाई आपका बनता है VCC-SA MOSFET, ये सप्लाई बनता है। चौथा नंबर में जो है हमारा कोर वोल्टेज बनता है। पांचवा नंबर में CPU PLL होता है और छठा नंबर में GFX सेक्शन होता है। और ये जो टोटल 6 आपको यहाँ पे हमने बताया है या आप लोग को हमने लिखवाया भी होगा कि CPU VRM सेक्शन, CPU VTT सेक्शन, GFX सेक्शन, VCC-SA सेक्शन, PCH कोर सेक्शन, CPU PLL सेक्शन लिखवाया है ना। ये सारा सेक्शन आपके VRM सेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, बल्कि इसको हमने अलग अलग इसलिए लिखवाया कि ये अलग अलग इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको अलग अलग पढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे कंप्लीट VRM सेक्शन का और समझा देंगे। चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। 4 पिन ATX से सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई VTT सेक्शन में भी जाता है, VRM सेक्शन में भी जाता है और GFX सेक्शन में ही जाता है। यानी इनपुट सबका एक ही है, इनपुट सबका एक ही है। यहां से सप्लाई चला गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। किसी एक सेक्शन को समझेंगे। देखिए VRM सेक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जो पूरा का पूरा VRM IC से कंट्रोल होता है और दूसरा जो होता है PWM सिग्नल से, यानी PWM IC जो होता है उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो 2 तरीके। तो हम यहाँ पे जो ड्रॉइंग किए हैं ये PWM वाला कंट्रोल किए। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई। 12 वोल्ट की सप्लाई रजिस्टर से होते हुए चला गया कहां, ड्राइवर आईसी पे या PWM आईसी पे। एक पेयर को समझेंगे, दूसरा तीसरा अप्रोक्स सेम ही होता है। तो ये चला गया। अब ये आईसी PWM आईसी, ये जो है PWM आईसी, इसको इनेबल आता है कहां से, अब तो VRM आईसी से। VRM आईसी से PWM इनेबल सिग्नल आता है किसको, इस PWM, जितने PWM आईसी लगा है सबको VRM आईसी से आता है। और जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा ये आईसी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको 12 वोल्ट मिल गया, बूस्ट मिल गया और ग्राउंड पिन है। जैसे ही ये आईसी इनेबल होगा मेन मॉसफेट का गेट इनेबल कर देगा। और मेन मॉसफेट का गेट इनेबल करता है, इसके लिए हमें सप्लाई होता है 1 से लेके 3.3 वोल्ट के बीच में सप्लाई आता है, फिक्स नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। तो जैसे ही मेन मॉसफेट का गेट एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा और तुरंत आईसी पे जाएगा फेस बन के। फेस जो एक ऐसा पिन है जो ये मेन मॉसफेट को बताता है कि मेन मॉसफेट ने काम कर दिया या मेन मॉसफेट आपका काम कर रहा है। तो जैसे ही फेस वाले पिन पे सप्लाई यानी वोल्टेज इस पे डिटेक्ट होता है, ये PWM आईसी क्या करता है, तुरंत सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट को एक्टिव कर देता है। जब सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट एक्टिव हो जाएगा तो ये 12 वोल्ट को क्या करेगा जी, कन्वर्ट करेगा कितने में, 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में। बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा ये इसके सोर्स के साथ आपका ग्राउंड हो जाएगा। यानी देखिए VRM सेक्शन, जैसे कि आपके मदरबोर्ड में 2 तरीके के सर्किट होते हैं, एक होता है रेगुलेटर सर्किट और एक होता है स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग रेगुलेटर सर्किट का काम है कि जैसे 5 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदल देना, 3 वोल्ट को 2 वोल्ट में बदल देना, 1.5 वोल्ट को बदल देना या 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल देना। जैसे अभी आपके ऑडियो सेक्शन में जो रेगुलेटर आईसी लगा है वो क्या कर रहा है बताइए, कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना, वो एक रेगुलेटर आईसी है, बोल रहे हैं ना। पर यहीं पे दूसरा जो सर्किट होता है स्विचिंग सर्किट, यानी 2 मॉसफेट लगे होते हैं। ये क्या करते हैं कि वोल्टेज को लो करते हैं, एम्पियर को हाई करते हैं। स्विचिंग सर्किट अगर कहीं पे भी यूज हो रहा है वहां पे कभी भी आपको लो वोल्टेज मिलेगा, बाकी एम्पियर हाई होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे अब इसके बाद सर्किट में आपको मिलेगा। तो यहां पे आ गए, तो यहां पे क्या हुआ कि एम्पियर लो हो गया, सॉरी वोल्टेज लो हो गया और एम्पियर हाई हो गया। अब यहां से जैसे ही इसका गेट इनेबल हुआ, सप्लाई निकला, आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए चला गया कहां,
सीपीयू सॉकेट में, फिर इसी से एक रजिस्टर लगा के ये चला जाता है कहां, आईसी को फीडबैक। क्योंकि जब तक आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक ये प्रॉपर इसको काम करने नहीं देगा। तो क्या होता है कि एक तो फीडबैक यहां पे मिल गया, फेस वाला एक तरह से फीडबैक ही है मेन मॉसफेट का, बाकी एक्यूरेट कितना वोल्टेज बना यानी कॉइल कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद, फिल्टर होने से पहले कितना है यहां पे पहुंच गया, अब फिल्टर होने के बाद कितना सप्लाई गया यहां पे, ये भी पता चल गया आईसी को। यानी जो एक्यूरेट वोल्टेज होता है, एक्यूरेट वोल्टेज और एम्पियर कितना इस पेयर जनरेट कर रहा है, ये आईसी को इन्फॉर्म हो गया। यहीं से फिर सारा प्रोसेस आपको वीआरएम को पता चलेगा। वीआरएम फिर क्या करेगा, आईओ से कनेक्ट होके पीसीएस से कनेक्ट होके, जो हमारे सॉफ्टवेयर में देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं जो बता देते हैं कि सीपीयू में इतना वोल्टेज इतना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके जो सॉफ्टवेयर पे दिखाता है इन्हीं के थ्रू वो आपको चला जाता है। आते हैं यहाँ पे, अब ये सप्लाई तो चला गया यहाँ पे सीपीयू सॉकेट को, ये सप्लाई जाके सीपीयू सॉकेट को क्या किया, इनेबल किया, क्योंकि सीपीयू वीटीटी ये सीपीयू प्रोसेसर को क्या करेगा, इनेबल करेगा। उसके बाद यही सप्लाई ये आ जाएगा कहां, वीसीसी-एसए के ड्रेन पे। वीसीसी-एसए क्या होता है, तो यह एक तरह के सिस्टम एजेंट वोल्टेज होता है जो रैम और प्रोसेसर के बीच जो क्लॉक स्पीड होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। कौन, वीसीसी-एसए, ठीक है। अब वीसीसी-एसए वोल्टेज कितना होता है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे इन होगा उससे 0.10% कम। सपोर्टेड मानिए कि यहाँ पे 1 वोल्ट इन किया तो यहाँ पे 0.9 आउट करेगा, अगर यहाँ पे 1.2 इन किया तो यहाँ पे 1.1 आउट करेगा। इसका गेट इनेबल होने के लिए LM324 या LM358 पावर आईसी या ड्राइवर आईसी, ये नंबर है उसका, उससे ये एक्टिव होगा, ठीक है। बोर्ड में हमेशा लगा होता है, उसी से एक्टिव होगा और ये सोर्स से सप्लाई निकला, ये आ गया कहां, सीपीयू प्रोसेसर को। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद 4 नंबर अब आ गए कोर वोल्टेज पे। तो देखिए ये एक चीज कॉमन चीज है कि जीएफएक्स का पेयर एक होता है, वीटीटी का पेयर एक होता है। तो यहां पे देखेंगे कि जो 1 2 3 4 5 6 पेयर है, तो सॉकेट का जो पीछे होता है ये मोस्टली ज्यादातर आपको जीएफएक्स सेक्शन होता है। इसके बाद 1 2 3 4 ये कोर है, यानी कोर के लिए ज्यादा पेयर लगे हैं, और लास्ट वाला हो गया आपका वीटीटी, सीपीयू वीटीटी, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है, ये कॉइल इनसे बीप नहीं करेगा और ये चारों इससे बीप नहीं करेगा। जब बीप नहीं करेगा तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, ऐसे ही। तो इसको पहचानने का तरीका है कि इनको एक कॉइल से दूसरे कॉइल में आप बीप करा के देख लीजिए। अगर सारे कॉइल आपस में बीप कर रहे हैं तो सिर्फ और कोर वोल्टेज बनेगा। अगर सॉकेट के पीछे वाला एक कॉइल छूट गया तो ये जीएफएक्स है, उसके बाद जितना आपस में बीप करेगा सब कोर हो गया, लास्ट में जो बच गया वो वीटीटी सप्लाई, याद रखेंगे। इसके बाद तो चलिए अब कोर वोल्टेज, तो कोर वोल्टेज ही वैसे ही होता है, पर कोर का जो कोर मॉसफेट होता है यानी जो कोर वोल्टेज बनाता है, इनकी पेयर की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि मेन जो प्रोसेसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये कोर ही है आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जैसे हम मदरबोर्ड ऑन करते हैं तो प्रोसेसर जो हमारा ओवर हीट होता है, जैसे टच करके देखते हैं ना कि प्रोसेसर हीट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, हो रहा है तो देखते हैं कि हाँ जी काम तो कर रहा है, प्रोसेसर हमारा काम कर रहा है। तो जो हीट होता है, जो पावर लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ वीआरएम यानी कोर वोल्टेज जो जनरेट करता है उसी से लेता है। इसे तो सिर्फ इनेबल लिया, कुछ एम्पियर तक ही लेता है, ऑन हो जाता है, उसके बाद ये चलने लगता है। तो चलता है किस पे, कोर वोल्टेज पे, ठीक है। ये आपको बन गया कोर वोल्टेज कितना होगा। तो पुराने वाले अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो उसमें चेक करिएगा तो 0.8 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक, यानी 0.8 से लेके 1.8 तक। अब कल के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें आपको कितने वोल्टेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है देखिए 0.5 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं इधर, लास्ट में इधर है हमारा जीएफएक्स ग्राफिक सेक्शन। अब जीएफएक्स सेक्शन भी कहां जा रहा है जी, सीपीयू प्रोसेसर के अंदर। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक देखेंगे कि जब आपका हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड उसको जब डिवाइड किया गया तो उसमें जो नॉर्थ ब्रिज था उसका कुछ हिस्सा काट के आईसीएच में डाल दिया गया, वो हो गया पीसीएच। और जो नॉर्थ ब्रिज में जो ग्राफिक था, नॉर्थ ब्रिज को हम बोलते हैं जीएमसीएच, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब।
तो जो उसमें क्या ग्राफिक वाला सेक्शन है उसको उठा के हम डाल दिए कहाँ, प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू प्रोसेसर के अंदर लेटेस्ट बोर्ड में। तो जब ग्राफिक इसके अंदर आ गया तो इसको तो चलने के लिए वोल्टेज भी चाहिए ना। तो ये वोल्टेज ये जीएफएक्स सेक्शन इसको प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो प्रोसेसर में ये तीन चीजें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि VTT किसके लिए आता है, कोर वोल्टेज आएगा, ऑपरेटिंग हो गया, और जीएफएक्स आ गया, जो जीएफएक्स सेक्शन उसके अंदर इनबिल्ट होता है उसको चलने के लिए, यानी उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब आते हैं, चलिए यहां पे एक है, आप देख रहे होंगे कि आपका ये है PCH कोर, ठीक है, 1.05 वोल्ट, देख रहे हैं सबको। तो ये है 1.05 वोल्ट PCH कोर। ये PCH चिप का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जो यहाँ पे तो प्रोसेसर पे तो आता ही है, ये PCH चिप पे भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसके वजह से हमने नहीं बनाया है। तो ये PCH चिप पे भी जाता है और CPU सॉकेट पे भी आता है। उसके बाद अब बच गया एक CPU PLL। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा CPU PLL, ये एक बचा हुआ है। ठीक है, 5वें नंबर पे ये काम करेगा CPU PLL। उसके बाद इस पे जो सप्लाई देता है 3.3 वोल्ट का, ATX से डायरेक्ट आता है। किसी भी मदरबोर्ड में चेक करिएगा, CPU PLL जो है उसके ड्रेन पे सप्लाई ATX के 1 नंबर पिन से 3.3 वोल्ट डायरेक्ट आता है। इसका गेट इनेबल होगा किसी वही पावर आईसी से या ड्राइवर आईसी से, LN324 या LN358। ठीक है, इसका गेट इनेबल होगा। अब जैसे ही गेट इनेबल होगा तो इसका वोल्टेज जो है 1.8 वोल्टेज फिक्स होता है, ये कम बेस नहीं होता है, 1.8 वोल्टेज फिक्स है CPU PLL। अब ये किस लिए होता है, तो ये जो CPU PLL है फेस लॉकेड लूप, ये होता है आपके प्रोसेसर के ओवरक्लॉकिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और प्रोसेसर का ओवरक्लॉकिंग स्पीड क्या होता है, तो जो कार्डलर पे जो दुकान पे काम किए होंगे देखे होंगे कि प्रोसेसर के ऊपर भी गीगाहर्ट्ज लिखा होता है ना, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, अलग अलग गीगाहर्ट्ज का आता है। तो ये जब इस काम करते हैं ना, तो ये ओवरक्लॉकिंग यानी डाटा को कोलैप्स ना करे, प्रॉपर तरीके से चलाए, उस ओवरक्लॉकिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये सप्लाई यहाँ पे लगाया गया। बाकी ये नॉर्मल बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जो गेमिंग वाला बोर्ड होगा, बड़ा वाला, ये सब जितने हेवी मदरबोर्ड होंगे ना, हेवी वर्क के, उसमें मिलेंगे, यानी हाई स्पीड प्रोसेसर जो होगा उसमें मिलेगा, नॉर्मल वाले में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट VRM सेक्शन। ठीक है, तो मोस्टली कुछ समझ में आएगा ही होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद जब और भी पढ़ाएंगे, जब इसको अलग अलग पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।